एजुलिन का भी वैसे ही बनेगा, जिसने भी पूछा है मुझसे, एजुलिन का भी वैसे ही बनेगा। पाई बोन की शिफ्टिंग करा दो, उसमें रिंग में करवा के देखो कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं। मैं एक काम करूंगी, इन चारों के तुम्हें बना के दे दूंगी, चलेगा? यस यस मैम। याद रहे फ्यूचर के लिए। चलो अभी स्टार्ट करें ना? यस मैम। तो आज बेसिकली अपा को करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स बोलूं तो मैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ना 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 ना, आज कल हो गया बेटा, वो एरोमेटिसिटी कल हो चुका है। आज हम जितना हमने अब तक पढ़ा है ना, जितना भी, उससे रिलेटेड हम सारे मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि पहले किसको प्रायोरिटी देनी है और प्रायोरिटी देने के बाद सोल्व कैसे करना है उस क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट लेक्चर है जी उसी का। सबसे लास्ट में मैम लास्ट लेक्चर है जी उसी का। ना 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 ना, इसके बाद एक और है, 2-3 और रह जाएंगे इसके बाद लेक्चर। ठीक है, 10 है। क्वालिटेटिव वाला भी सोच रही हूँ तुम लोगों को करा दूं। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताना है थोड़ा मुझे, इस वजह से। मैम 11th में तो यहीं पर पढ़ा है। मैम क्वालिटेटिव वाला नहीं कराता 11। कोई बात नहीं, मैं करा दूंगी ना, नहीं किया तो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कितने टाइप के इंटरमीडिएट मैंने कहा था आप लोगों को 12th में पढ़ने हैं। कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, ये मेनली अपन को 3 फोकस करना है। इसके अलावा कार्बीन भी होता है, नाइट्रीन भी होता है, बेंजाइन भी होता है। इसको मैं कराऊंगी बट डिटेल में नहीं कराऊंगी, लेकिन हमारा 12th में कुछ नेम रिएक्शंस हैं जहाँ पे ये इंटरमीडिएट बनते हैं। ठीक है, तो वहीं पे मैं उसको कराऊंगी, बट अभी फिलहाल हमारे लिए 3-4 इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में मैंने आपको रेजोनेंस इफेक्ट बता दिया था, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, एरोमेटिक, ये सब मैंने बता दिया था कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है। एक आपका रहता है बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कई बार आ जाता है और पता नहीं चलता कि ये बैक बॉन्डिंग लग रही है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट लग रहा है, तो मैं बता देती हूँ ये बैक बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, जैसे तुम लोगों के आगे मान लो तुम लोगों के पास ये है क्वेश्चन, ये है। ठीक है, एक ये है और एक मान लो ये है। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अगर मैं इसको ए बोलूं और इसको बी बोलूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चे, आपको पता है कार्बोकेटाइन है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, मतलब उसको क्या है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। सेम इसको यहाँ पे भी चाहिए होंगे। मैंने कहा था कि अगर आपकी कार्बोकेटाइन स्पीसीज है तो या तो कोई आएगा पीछे से, तो कोई आएगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी को कम करने के लिए, राइट? चाहे वो रेजोनेंस के थ्रू आए, ध्यान सुनना, चाहे वो एरोमेटिसिटी के थ्रू उसको स्टेबल करे, चाहे वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू करे, या इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू करे, या वो बैक बॉन्डिंग के थ्रू करे। हालांकि हमने देखा था, ठीक है, तो ये हमने बेसिकली रेजोनेंस में भी बताई थी मैंने आपको ये वाली बात। इसमें देखो, इस वाली इफेक्ट को हम बोलते हैं अल्फा इफेक्ट, या यू कैन ऑल्सो से बैक बॉन्डिंग का ही एक एग्जांपल है। इधर देखो, कार्बन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये पीछे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है उसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में दे देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। अल्फा इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन के साथ वाला जो एडजेसेंट एटम है उसके पास लोन पेयर है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा इफेक्ट बोलते हैं। और बैक बॉन्डिंग वही होगी जब कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट वाले एटम के पास क्या हो, लोन पेयर। समझ रहे हो, तभी बैक बॉन्डिंग होगी। और यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन को कैसे स्टेबलाइज कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन से। आप बोलोगे मैम 3 अल्फा एच है, ठीक है, तो दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, ए वाला स्टेबल, ए वाला। कि आपको क्या करना है, अब जितने भी तुमने चीजें पढ़ ली उसके बेसिस पे मैं तुम्हें प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाऊं, तो आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोगों को बैक बॉन्डिंग देखनी है, उसके बाद आपको देखना है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक लिख रही हूँ, उसके बाद तुम्हें रेजोनेंस देखना है, रेजोनेंस देखना है, उसके बाद तुम्हें हाइपर कंजुगेशन, और उसके बाद तुम्हें इंडक्टिव। ये अब तुम्हारा जो है प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा।
इसको देख के तुम्हें जो है अब क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अभी थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, दिन में क्वेश्चन पे मूव करूंगी, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज मुझे और बताओ, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, अगर पहले लिखा हुआ है तो दोबारा लिख लो, तुम्हारे नोट्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा प्लस एम प्लस एच एंड प्लस आई के। बोलो बेटा, जल्दी आया करो क्लास में, ये कोई टाइम है क्या? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच एंड माइनस आई। जो प्लस वाले होंगे लाइक प्लस एच होगा या प्लस आई होगा प्लस एम होगा, वो तो कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। और जो आपके माइनस एम माइनस एच और माइनस आई वाले हैं, वो क्या करेंगे? कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक आता है तीसरा वाला अपना हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे एक मान लो तुम्हारे पास ये है, एक है ये और एक है ये, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मान लो ये जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा? इसके साथ एच लगा होगा, किसी ने वो एच रिमूव किया होगा, तब जाके इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, यही मतलब है। यानी कि पहले ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज होने से पहले sp रहा होगा, और ये sp2 रहा होगा, और ये sp3 है ना? बोलो हाँ या ना? ओके। अब हाइब्रिडाइजेशन का भी कोई इफेक्ट पड़ता है क्या ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन? यस मैम, बिल्कुल पड़ता है। आप लोग एक चीज पढ़ते थे 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में, और आपको बताया जाता था कि ये जीओसी में बहुत काम आएगा, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। यानी कि ये वाला जो कार्बन है sp है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, यानी कि ये क्या होगा? कार्बोकेटाइन बहुत कम लीस्ट स्टेबल होगा, समझ रहे हो? और अगर यही कार्बोनाइन होता तो हम बोलते कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कम स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा वाला हो जाएगा? sp वाला, उसके बाद sp2, और सबसे ज्यादा वाला स्टेबल कौन सा हो जाएगा? sp3। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्या कर रहे हो? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ये मोटी मोटी बातें, तीन बातें हैं आज। बैक बॉन्डिंग को सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे, एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, और फिर आपका हाइपर और इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये वाला सेकंड वाला तो अपन हर एक लेक्चर में पढ़ते हैं, आज भी पढ़ लिया। और ये हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता था तो अभी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? फिर से रिपीट करना है क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। आज भी बहुत कम बच्चे हैं भाई, बच्चे बीमार हो रहे हैं, ध्यान रखो भाई सारे के सारे अपना, है ना? बीमार नहीं होना है, ओके। करें स्टार्ट। ये देखो क्वेश्चंस तो हैं, और ट्राई किया मैंने आज पहले ही लिख दूं, है ना, लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। तो आपा क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि हर एक क्वेश्चन में कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है, कैसे हमें प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तुम लोगों के आगे है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिखते जाओ साथ साथ, है ना, क्योंकि आप सोल्व तो अपनी नोटबुक में ही करोगे, राइट। अब दिमाग क्या लगाना है भाई, ध्यान रखना है, बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जैसा तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा। रेजोनेंस दिख रही है? ओ सॉरी, नहीं, एरोमेटिक जैसा कुछ दिख रहा है? नहीं मैम, साइक्लिक सिस्टम भी नहीं। फिर आओ, रेजोनेंस दिख रहा है? नहीं मैम, कहीं पे अनसैचुरेशन नहीं है। हाइपर कंजुगेशन है। हाँ, हाइपर कंजुगेशन, शाबाश। यहाँ पे क्या है बच्चों? हाइपर कंजुगेशन है। हाइपर कंजुगेशन में हमें क्या देखना होता है? नंबर ऑफ अल्फा एच। तो यहाँ पे आपके 2 अल्फा एच हैं, यस मैम। यहाँ पे कितने हैं? 3 और 2 5 अल्फा एच है, और यहाँ पे कितने बच्चों? 6 अल्फा एच है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन हमारा सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, देन बी वाला होगा, देन ए वाला होगा। क्लियर है इतना? चलो आगे आते हैं, जंप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे भी मुझे तो एज सच कोई बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिक, रेजोनेंस वाला इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हम हाइपर कंजुगेशन,
हाइपर कंजुगेशन जाएंगे, यानी कि यहाँ पे भी हमें अब क्या देखना है, नंबर ऑफ अल्फा एच कितने प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं, 2। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मेरी बात पे विश्वास नहीं करना, अपने निकाल के देखना। 3 और 1 ये 4, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कितने हैं, 6 और 2 8। चेक करो, यही आया तुम लोगों का भी। यस सर। तो अगर मैं इसको ए दूं, इसको बी दूं, सी दूं, तो मुझे दिख रहा है सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा बी वाले से देन ए वाले से। आयुष आज आया है, नहीं आया ना, ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है, कैसे स्टेबिलिटी बताओगे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बताना क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आप लोगों के बहुत सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाएंगे आज के लेक्चर से, बहुत सारे, बहुत ही सारे, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं बोलूंगी 85 to 90% हो जाएंगे, और इतने हो जाएंगे तो मतलब पता नहीं आप लोगों ने ऑर्गेनिक में क्या कुछ ही सीख लिया है, राइट। चलो अब इसमें भी हाइपर कंजुगेशन लगेंगे, बताओ कितने कितने अल्फा एच है, बना लो। एक है मैम, एक एक है मैम, 3 है, फिर 4 है, 4 और 5 और मैम फिर 4 है। यहाँ 4 है, 7 है, मैम 7 है मैम, यहाँ तो 7 है। 3 4 5 6 7, 1 3 7। हाँ दीपक, अब सुना, समझ में आई मेरे को तेरी बात, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये वाला स्टेबल हो जाएगा, फिर बी वाला, एंड देन लास्ट में ए वाला। क्लियर है, उतार ली अपनी नोटबुक में, यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये मेरा पर्सनली फेवरेट, अरे भाई साहब मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। चलो आ जाओ। अब पहले क्या सोचना है, सोचना आपको वही है, चाहे आपको कितना अच्छा आता हो। हमें टाइम देना है अलग करने का। अच्छा हाँ, मैं नहीं बता रही हूँ, आप ही बताओ, आप ही करो, आप एक बार उतार तो लो इसको, है ना, उसमें भी टाइम जाएगा ना, तो आराम से करेंगे, करना है सबको, है ना, ट्राई करेंगे, बेशक गलत हो पर ट्राई करेंगे। बेसिक बस अच्छे से क्लियर करते हुए चलना जीओसी का, फिर कोई हरा ही नहीं सकता तुम्हें ऑर्गेनिक में। इस बार का तुम वो देखोगे ना नीट का पेपर, तो हालांकि अभी तो शायद तुम नहीं बना पाओगे क्वेश्चन, बट थोड़ा सा हम 12th का कवर कर लेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे मैम क्या ऑर्गेनिक पूछी हुई है इस बार। तो वही अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, और इतने सारे आप नंबर ऑफ टेस्ट भी दोगे अभी, है ना, संडे को जैसे तुम लोगों के होते, तो ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा फिजिकल पे बल्कि, जैसे आपने एक बार उसका लिया था कोऑर्डिनेशन का, वैसे एक बार आप टेस्ट ले लीजिए, जैसे मॉड्यूल का। हाँ मैं चैप्टर बता दूं कोई किसका लेना है, मैं आपको बता देती हूँ। केमिकल काइनेटिक्स का मैं ले सकती हूँ अकेला, इंडिविजुअल चैप्टर का, सॉल्यूशन का ले सकती हूँ, तो आप मुझे बता देना, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी डेफिनेटली। मैम ये वाला मेजर टेस्ट हो जाए तो ले लेना फिर। मेरे को आप बता देना, देखो एक साथ हम 2-3 चैप्टर और ले लेना। बेटा मेरे पास ना एक्चुअली क्या है ना, इंडिविजुअल चैप्टर टेस्ट बने हुए हैं, है ना, तो 20-20 क्वेश्चन का अलग अलग मैंने टाइम सेट किया हुआ है। तो मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि एक एक करके चैप्टर टेस्ट दो आप मेरे को, क्योंकि आपका फिर पूरा फोकस ना एक चैप्टर पे जाएगा। मैं चाहती हूँ, मतलब चैप्टर टेस्ट देने बहुत जरूरी है। तो आप लोग प्लीज मुझे ग्रुप में डिस्कस करके बता दिया करो, जैसा भी होगा, फिर जो मुझे लगेगा सही फिर मैं आपको बता दूँ। अरे तुम ये क्लास में आके भी ग्रुप में क्या डिस्कशन कर रहे हो गुंजन? यस मैम। हाँ क्या चल रहा है ग्रुप में तेरा? पूछ रहा था मैम टेस्ट के बारे में। नहीं पूछना ना। कर लिया, कितने बच्चों ने क्वेश्चन किया? हाँ साक्षी कर लिया, बताओ। मैम सी वाले का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, फिर बी वाले का, देन फिर ए वाले का। चलो सी वाला तो तुम लोगों ने सही बोला, बैक बॉन्डिंग के Yes, बेसिस ma'am. पे। फिर बी वाला कैसे ज्यादा होगा, एक मिनट साक्षी को बताने दो। मैम इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखे थे तो
यही पता, यही तुम इक्वल गलती है करते अल्फा हो। हाइड्रोजन दो पता है? अल्फा सेम ही है। तुम पता डेप्थ में नहीं जाते हो बेटा, है ना। और जहां पे भी हिल गए ना तुम लोग डेप्थ, अब तुमने आंसर बिल्कुल ठीक बताया, बट किस बेसिस पे बताया? शायद अभी तो तुम्हारा ये तुक्का ठीक लग जाए, बट अगर पेपर में हम बैठेंगे तो हमें यही नहीं पता कि बी बस मन किया इसलिए लगा दिया, है ना। तो आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा कि आपने इतना कुछ सीखा है, तो उस बेसिस पे आप कैसे आंसर मार्क करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग आपने सी वाले को पहले मार्क कर दिया, और किसी में बैक बॉन्डिंग नहीं, आगे वाले पे आओ। एरोमेटिक यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि रेजोनेंस भी नहीं दिख रहा है। हाइपर कंजुगेशन पे जाएंगे तो यस, यहाँ पे भी 4 अल्फा एच है, बट यहाँ पे भी 4 अल्फा एच है। तो आप कैसे बता सकते हो कि बी वाला ज्यादा स्टेबल है? अब हम आएंगे हमारा लास्ट वाला फैक्टर, विच इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। आपको पता है कि कार्बोकैटायन के लिए हमारे पास प्लस आई वाला ग्रुप होना जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि कार्बोकैटायन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या हो, स्टेबलाइज हो, राइट। जबकि यहाँ पे क्या लगा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो क्या करेगा, माइनस आई लगाएगा, क्योंकि ma'am. प्लस एम तो लगा, रेजोनेंस तो लगा ही नहीं सकता क्योंकि अनसेचुरेशन नहीं है। तो अब यहाँ पे वो माइनस आई लगा रहा है, यहाँ पे कहाँ पे वो माइनस आई यहाँ ज्यादा लगा रहा है, वो यहाँ पे लगा रहा है, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज। और हम चाहेंगे कि जितना माइनस आई दूर हो पॉजिटिव चार्ज से उतना अच्छा हमारे लिए। तो यानी कि बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, और फिर लास्ट में तुम्हारा ए वाला होगा। और लिख लिया करो ऐसे, ऑन द बेसिस ऑफ इनएक्टिव है, क्योंकि अभी तो तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि हमने इस बेसिस पे लगाया, बट आगे अगर मान लो 1 महीने बाद नोट्स को रिवाइज करोगे तो पक्का भूल जाओगे। तो लिखना है आपको कि आपने किस बेसिस पे बताया था क्लास में। तो इंडक्टिव इफेक्ट, और ये आपने बताया था बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे। ऐसे लिख लिया करो छोटा छोटा, तुम्हारे ही काम आएगा, और कुछ। समझे? आगे चले, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अब 5th क्वेश्चन में क्या है, दोनों ही कार्बोकैटायन है, एक जगह फ्लोरीन लगे हुए हैं। स्टेबल होगा मैम कौन बी से वाला वाला? ज्यादा स्टेबल। बी वाला बी वाला ज्यादा होगा मैम। बी वाला ज्यादा होगा, यस मैम। यस मैम। ठीक है। प्रियांशु, ऐसा क्यों लगा तुम्हें कि बी वाला? मैम माइनस आई इफेक्ट मैम, क्लोरीन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। समझ गई, ओके। मनीषा तुम? मैम फ्लोरीन वाला लगेगा ना, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मैम मुझे भी यही लगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलो मान लिया। एक सेकंड रुको, पहले तो तुम्हारी ये कंफ्यूजन दूर कर दूं। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो वो कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा ना बच्चों। यस। फिर कैसे मतलब ये वाला जो तुमने लगाया है, ये वाला जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला या इंडक्टिव इफेक्ट अगर मैं बोलूं, तो वो तो गलत जगह लग गया ना। इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो बी वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो वो वाला हटा दो जो आपके दिमाग में आया। उसके अलावा कोई बच्चा कुछ और सोच रहा है? दीपक तू क्या सोच रहा है? लुबना, कोमल, निकम, बताओ क्या लग रहा है तुम्हें? बताओ आज सोचना है हमें। अब हम जितनी गलतियां कर सकते हैं ना बच्चों इन क्वेश्चंस में करेंगे, लेकिन करना अच्छे से, ठीक है। तो ये तुम्हारे सारे MS चौहान के ही क्वेश्चन है, टेंशन मत, ठीक है। हाँ, सोचो क्या लग रहा है, और तुम और क्या लगा सकते हो यहाँ पे? बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज करेक्ट अकॉर्डिंगली तो वाला ज्यादा स्टेबल हो। बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ ये भी sp3 है बच्चों, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। यहाँ पे भी sp3 है भैया, यहाँ पे भी sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन बताया था ना मैंने, वो तो ये देखना, मिक्स ना करो बेटो बच्चों चीजों को, है ना। अच्छा तुम लोग ना इतनी पीछे गए इंडक्टिव। हाँ फिर बोलो, और बोलो। स्टेरिक एंट्रेंस हो सकता है। चलो आ जाओ। सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है बच्चों? बैक बॉन्डिंग। क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है? मैम भाई बोलने वाला है, क्यों नहीं बोला पहले? मैं रुक गया। क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन भैया जी के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो डालेंगे ना इसके वैकेंट पी और वाइटल में, है ना। तो दोनों में ही बैक बॉन्डिंग है, बट स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? जिसमें क्लोरीन वाले की। यहाँ पे भी गलत कर रहे हो तुम लोग, जहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी, है ना। इधर देखो ना, जैसे मान लो ये कार्बन है और ये आपका फ्लोरीन है। फ्लोरीन और
कार्बन के पास भी 2p है बच्चों और फ्लोरीन के पास भी 2p है। बट अगर मैं कार्बन और क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के पास क्या 3p है, साइज बड़ा है उसका, है ना। तो ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग किसमें होगी बच्चों, इसमें होगी 2p वाले में, यानी कि अच्छी बैक बॉन्डिंग किसमें होगी, कार्बन और फ्लोरीन वाले में एज कंपेयर टू CCl वाले में। इस वजह से आपका ए वाला इसमें ज्यादा स्टेबल होगा। इसको मार्क कर लो स्टार, क्योंकि इसमें आप फंसे हो। क्लियर है? कोई डाउट है कि इसमें एक्सप्लेनेशन में तो बता दो। लिख भी लेना कि 2p ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है 2p 3p से, इसी वजह से ए वाला ज्यादा आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट तो भैया बहुत पीछे था, पहले आप बैक बॉन्डिंग पे तो आओ, समझे। चलो आगे आते हैं, कोई बात नहीं, और क्वेश्चन करते हैं। हाँ कोई कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहा, पता नहीं आवाज कहाँ से आती है। वाले में आपने F3C लिखा है। हाँ ये है CF3 बच्चों और ये है CCl3। मैम इसमें तो बी ही होगा ज्यादा स्टेबल। बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। प्रियांशु क्यों होगा? हम वही माइनस आई। हाँ अब सही जगह लगा, अब सही जगह लगा इसका निशाना, क्योंकि अभी क्या है ना, इधर देखो एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं लगा हुआ कोई ऐसा हेटेरोएटम जिसके पास लोन पेयर हो। अब इसके पास पहले कार्बन आ गया है ना, कार्बन के साथ लगे होंगे। अब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग वाला मत लगा देना, समझ गए आप। बैक बॉन्डिंग आप कब लगाएंगे, जब कार्बोकैटायन या जब मैं आगे कार्बोनाइन बताऊंगी उसके एडजेसेंट वाले पोजीशन पे कोई हेटेरोएटम लगा। हेटेरोएटम तो तुम समझते हो ना, जिसके पास लोन पेयर हो, ठीक है। चलिए तो अब इसमें क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। अब आपको पता है फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है क्लोरीन से, तो ये तो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन को एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो हमने ये अब इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे बताया, समझ गए सारे? यस मैम। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लिख लो, इसको हमने किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बस चलो अभी 6 क्वेश्चन हुए, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे देखना तुम खुद ही करने लग जाओगे, है ना। आगे चले? यस मैम। चलो ये वाला देखते हैं, 7th वाला क्या कहता है। ये पीएच पता है ना तुम लोगों को, फिनाइल है। एक मैं बना के दिखा देती हूँ, ये है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, मेरे से गलती से लग गया ये, ठीक है। ये है, ऐसे दूसरे वाले में 2 बना दो, तीसरे वाले में बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन जाएगा वो। ओके हाँ अर्पिता बोल बेटा। मैम फर्स्ट फिर सेकंड और उसके बाद फिर थर्ड। ओके बाकी भी एक बार करो एंड मुझे बताओ। अर्पिता एक्टिव रहने लग गया, अर्पिता अच्छा लगता है मेरे को, टाइम पे आते हो टाइम पे जाते हो, ग्रेट। 1 2 3 1 2 3 रीजन भी लिख दिया करो नितिका। एरोमेटिसिटी हाँ जी ABC 1 2 3 है, मगर एरोमेटिसिटी के कारण। एरोमेटिसिटी लगाया है क्या इफेक्ट, बट ये तो सारे एरोमेटिक है, AB है BB है CP है। मैम रेजोनेंस भी लग रहा है। हाँ बैक बॉन्डिंग तो है नहीं, एरोमेटिक भी अब तीनों है, उसको तो छोड़ो आग लगाओ। उसके बाद आता है तुम्हारा रेजोनेंस। हाँ रेजोनेंस में आप बोलोगे कि ये तीनों रिंग रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, 3 रिंग में घूम रहे हैं जमा इलेक्ट्रॉन, और B वाले में 2 रिंग के घूम रहे हैं, C वाले में 1 रिंग के घूम रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस हम बोलेंगे कि A वाला ज्यादा स्टेबल है, B वाला फिर C वाला। सही बताया था जिसने भी बताया है ये वाला ऑर्डर। क्लियर है सभी को? आगे चलो, चलो आगे चलते हैं। आगे वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 8th वाला। 8th वाला शायद आपने आज तक ऐसा कंसेप्ट पढ़ा नहीं होगा GOC में, ऐसा नहीं है कि पढ़ोगे नहीं, 12th में आप लोगों का चैप्टर आता है ना, अब पहला ही है हेलो एल्केन एंड हेलोरिन, उसमें बताऊंगी ये। बाकी अभी दोबारा सुन लो, मतलब एक बार सुन लो इसको। अब देखो, अब यहाँ पे एक बार तुम सोचो कि A-B-C में से कौन से वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। एक बार तुम सोचो कि क्या सोचते हो, गलत सोचते हो सही सोचते हो, फिर मैं बताऊंगी। बी वाला मैम। बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, ऐसा बी वाला मैम। पहले तो बी वाले, एक सेकेंड, बी वाले हाथ खड़े करो।
वेरी गुड। अर्पिता बोल रही है बी वाला। अभी तो इतने सारे बोल रहे थे, अब चुप हो गए, गंदी बात। मैम मैं बाजी पलट मैम सी बोल रहे तो दीपक ने सी बोल दिया तो दीपक दीपक सी बोल रहा है, और सी वाले, और प्रियांशु भी सी बोल रहा था। अच्छा, और निगम? बाकी कुछ नहीं सोच रहे क्या? ये खाली सी कर होगा है क्या आज? बाकी कुछ सोच रहे? अच्छा सी, वाई सी? चलो ये भी बता दो, वाई सी। मैम क्योंकि ओ से वो दूर है ना। आज के बेस ओ से दूर है, ओ से मैम दूर। इसमें मैम बीवीएस तो है नहीं मैम, एरोमेटिक भी नहीं है, और मैम रेजोनेंस भी नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे देखेंगे। अच्छा नहीं है रेजोनेंस, ये क्या है फिर? रेजोनेंस है। ये क्या है? डबल बॉन्ड है बताओ, ये रेजोनेंस नहीं है क्या? मैम, वो देखा नहीं मैम। देखा नहीं। चलो, ये जो मैंने किया है ना, तुम मत कर देना भूल के भी, बहुत बुरी तरह फंस जाओगे, ऐसे नहीं करते होते। मैम ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ शाबाश, इलेक्ट्रॉन देगा। वेरी गुड। इधर देखो सारे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमेशा ध्यान रखना। कार्बोनिल कार्बन के साथ वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो भैया अनस्टेबल है, बहुत भयंकर वाला। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव साथ आने का मतलब क्या है? रिपल्शन। तो ए वाला तो भैया सबसे कम स्टेबल। आप बोलोगे मैम बी वाले में भी है, सी वाले में नहीं है, तो मतलब सी वाला ज्यादा स्टेबल है ना, एज कम्पेयर टू ए। फिर हम किस पे आएंगे? ना यहाँ पे बैक बॉन्डिंग थी, और ना ही यहाँ पे इंडक्टिव पे कह सकते हैं इसमें। हाँ जी, फिर बोलो। इंडक्टिव भी कह सकते हैं मैम। इंडक्टिव क्या बोल रहे हो प्रियांशु? इंडक्टिव इफेक्ट लग सकता है इसमें। इंडक्टिव इफेक्ट, पहले आप ये देखो क्या यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लग रही है? यस मैम। हाँ, अगर तुम्हारा आंसर हाइपर कंजुगेशन से नहीं आता है, देन आप इंडक्टिव पे मूव करोगे। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 अल्फा एच है और यहाँ पे एक भी नहीं है, 0 अल्फा एच, तो ये वाला जीत गया ना। यस मैम। तो हमने बेसिकली इसको कैसे एक्सप्लेन किया, ध्यान से सुन लो। ये तो हमेशा याद रखना, अगर आप सोच रहे हो कि इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमा देंगे, पहली बात तक घूमेगा ही नहीं, घूमेगा ही नहीं। आप क्या कर रहे हो? ये करने के मतलब जब आप ये करते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इधर देखना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो बच्चों। पहले कार्बन पे था और ये करके आप ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो, मतलब अनस्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। ये ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास रखेगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव 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 में क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से आपका ए वाला तो भैया बहुत कम स्टेबल, सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर हमारे पास ये दोनों बचते हैं कि इसको किस बेसिस पे करेंगे, तो हमारे पास हाइपर कंजुगेशन वाला मिल गया फैक्टर, जिसकी बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर वो नहीं लगता फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट वाला देखते हैं। ठीक है, चलो इसको इरेज कर दे रही हूं मैं, ठीक है, आप प्लीज इसको लिख लेना अपनी लैंग्वेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम, 9th क्वेश्चन पे। बताना, ABC दे देती हूँ इसको। सोचो पहले क्या लग रहा है, बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिक, रेजोनेंस, रेजोनेंस लगेगा लग रहा है और ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ए फिर बी फिर से ABC, राइट, ABC। इसमें तो आई थिंक कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, रेजोनेंस के बेसिस पे मैंने लगाया इसको। ठीक है, चलो 10th वाला। मैम रेजोनेंस के बेस पे तो बी और सी होगा ना सिर्फ। क्यों, इस ये पहला वाला एरोमेटिक तो लगाया? एरोमेटिक। हाँ, इसको बोल सकते हो आप एरोमेटिक है, बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। रेजोनेंस के और इन दोनों को आप रेजोनेंस के बेसिस पे बता दो। मैम ऐसा ही तो क्वेश्चन था एरोमेटिसिटी वाले में असाइनमेंट में। ये वाला नहीं मैम ऐसा ही था मैम, तो पूरा? क्वेश्चन था। अभी हो गया तेरा? यस मैम। ठीक है, वैसे अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं जनरली इसको रेजोनेंस के बेसिस पे एक्सप्लेन करती हूँ, ऐसा क्यों है अभी आगे समझ में आ जाएगा। बाकी हाँ, इसको ए वाला एरोमेटिक के बोल सकते हो तुम।
ठीक है, चलो आगे आओ। 10th वाला क्वेश्चन सोल्व करो। ABC कर देती हूँ इसको। वही है, पहले बैक बॉन्डिंग, फिर एरोमेटिसिटी वगैरह ये सब देखना है तुम लोगों को। CAB है मैम CAB। कैप हम मैम। सी कैब, एक हाँ सेकंड, मैम। एक सेकंड। आंसर चैट बॉक्स में मत बोलो, है ना। हाँ, क्या नाम है गुंजन, वाई कैप? मैम पहले तो रेजोनेंस शो कर रहा है क्या कर रहा है? मैम, यहाँ पे पाई वारंट भी है और रेजोनेंस भी शो कर रहा है ना। अच्छा ठीक है, तो रेजोनेंस के बेसिस पे लगाया तुमने। मैम Yes, ये ABC नहीं होगा इसका? ओके, दीपक इज सेइंग ABC। चलो देखते हैं। पहले एक काम करो, क्या नाम है गुंजन, तूने रेजोनेंस के बेसिस पे एक्सप्लेन किया ना इसको, ठीक है। ये वाला कौन बोल रहा है दीपक के अलावा, ABC? मैम बस, अच्छा, प्रियांशु भी बोल रहा है, ग्रेट। और देखो गुंजन भी ठीक हो सकता है, बाकी जिन्होंने ABC बोला वो भी ठीक हो सकता है। मैंने देखो चैट में CAB लिख के बोल रहे हैं ABC नहीं होगा। तुम लोग अपना आंसर चेंज मत करो, मैं सच बता रही हूँ। मनीषा तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? मैम ABC होगा, क्योंकि मैम A में एक ही है, तो मैम ऑड नंबर है, तो रेजोनेंस के बेस पे कर सकते हैं मैम। वो ज्यादा स्टेबल होगा, फिर इसके बाद C होगा, फिर इसके बाद D होगा। ओड नंबर है सी वाले में, तो बल्कि ज्यादा रेजोनेंस है। नो मैम, क्योंकि उसमें इवन है, तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ना, तो फिर हो गया ना। एरोमेटिक के बेसिस पे कर सकते हैं। मैम C वाला मैम एंटी एरोमेटिक है तो सबसे लीस्ट स्टेबल Yes, होगा, और मैम A और B नॉन एरोमेटिक है, लेकिन A में रेजोनेंस भी प्रेजेंट है, इसलिए A का B से ज्यादा होगा। इतनी आवाज में बोला कर दीपक, अब मेरे को तेरी आवाज बिल्कुल सही समझ में आई है। बैक बॉन्डिंग तो यहाँ पे लग नहीं रही है, एरोमेटिसिटी लग रही है, एरोमेटिक वाला बिल्कुल यहाँ पे देखो, ये Yes, एंटी एरोमेटिक है भाई, और ये दोनों नॉन एरोमेटिक है। नो नो। yes, सी वाला तो सबसे कम स्टेबल है ना। ए और बी को अब आगे आ जाओ। क्या होगा, अब रेजोनेंस वाला फैक्टर लगेगा। यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, देख रहे हो। तो इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देती हूँ। तो आपका सबसे ज्यादा होगा ए वाला, फिर बी वाला, और फिर सी वाला। एंटी एरोमेटिक को तो सबसे पीछे फेंकोगे आप, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, क्योंकि वो तो लीस्ट स्टेबल हो गया। तो अगर रेजोनेंस के बेसिस पे चले तो तुम्हारा आंसर कैब आएगा, बट अगर तुम एरोमेटिक को आपने पहले प्रायोरिटी जो कि देनी है आप लोगों को, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, अदरवाइज तो इसको खराब करके आ जाओगे क्वेश्चन। मैम दोनों आंसर सही हो सकते हैं। दोनों कैसे हो सकते हैं बच्चे, रेजोनेंस से तुम ये लगा के आ रही हो, तो एरोमेटिक की ज्यादा देख रहे हैं और एरोमेटिसिटी वाले कंसेप्ट से तुम ABC लगा के आ रहे हो, तो दोनों तो कैसे ठीक हो रहे हैं बेटा। ओके 11th वाले क्वेश्चन पे आओ। ABC मैम। अच्छा कर भी लिया, एक बार रुको मेरे को तो देखने दो। A मैम ACB। सोच लो, ABC बोल रहे हो, ACB बोल रहे हो। ABC मैम। ABC मैम, ABC हो। ABC बैक बॉन्डिंग है नहीं है, एरोमेटिसिटी है नहीं है, रेजोनेंस है है मैम। यस मैम, इसमें रेजोनेंस रेजोनेंस है, इसमें भी है, ये बेचारे में नहीं है, तो इसको तो पीछे फेंक दो। तो अब A और B को हम किस बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे? हाइपर कंजुगेशन। हमारा आंसर बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे 3 अल्फा H है, राइट, और यहाँ पे बेचारा 0 है ना, तो ये वाला ऑर्डर हो जाएगा ABC, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो तुम कर लोगे, इसको मैं A नाम दे देती हूँ, इसको B नाम दे देती हूँ। ये वाला ज्यादा स्टेबल है, एक बार सारे देख लो, बैक बॉन्डिंग की वजह से। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन पे आओ, जल्दी करो, बहुत सारे क्वेश्चन है, नहीं तो हो नहीं पाएंगे। 13 ABCD नाम दे रही हूँ इसको, सोच लो आराम से। मैम हाँ मैं हाँ। 11th में ACB नहीं होगा।
11th में ABC बोल रहे हो? नो मैम, ACB। नहीं बेटा, सी पहले तुम रेजोनेंस मैम वाले अगर मैम अगर बी में आपने 0 अल्फा हाइड्रोजन लिखे है ना। हाँ हाँ सुन तो सही बेटा, सी वाले देखो ए और बी में रेजोनेंस हो रहा था, सी वाले में हो ही नहीं रहा था, तो पहले प्रायोरिटी रेजोनेंस को दोगे तो उसके अकॉर्डिंग सी वाला तो सबसे पीछे जाएगा ना, बिकॉज देयर इज नो रेजोनेंस इन सी वाला ऑप्शन, है ना। फिर उसके बाद तुम ए और बी को कैसे एक्सप्लेन करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। मैम हो गया। मैम DCB है, AB मतलब हाइपर DCB है मैम, कंजुगेशन। DCB। मैम पीछे से BCA। यस मैम BA, DCAB। मैम BA आएगा। एक तो बोलो DCAB और BA सॉरी DCBA होगा मैम। BA होगा BCDA। यस मैम। मैम DCBA B। मैम अरे, DCBA। अरे रुक DCBA। जाओ भाई, सारे गलत बोल रहे हो। DCBA और भी है इसके अलावा कोई? क्या इफेक्ट लगाया भाई तुम लोगों ने, महान बच्चों मेरे? मैम हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। मैम प्लस आई लगेगा मैम प्लस आई इफेक्ट। हाँ लगाओ चार्टा, पहले हाइपर कंजुगेशन लगाना है ना, लग रहा है तो मैम। उसमें मैं तो सेम ही सेम होगा ही ना था मैम, मैम, hyper सेम conjugation आएंगे। आओ चलो इसको अलग से समझाते तू, अरे एक जगह ही नहीं है भाई, यहाँ पे आना एक बार। इसको ना पहले देखो ध्यान से, ये ना बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। यहाँ पे CH3 लगा हुआ है ना, और एक मैं बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे CH2 CH3। देखो इधर, आप बोल रहे हो हाइपर कंजुगेशन सब में सेम आएगी, ऐसा कुछ बोल रहे हो ना? नो मैम सेम Yes, नहीं। देखो देखो इधर देखो, कैसे किया मनीषा? मैम हाइपर कंजुगेशन से ही क्या मैम? कैसे? यहाँ पे तो प्लस के साथ तो एक ही अल्फा एच है। पता है ये क्वेश्चन कैसे करते हैं? इधर सुनो ध्यान से, हाइपर कंजुगेशन लगेगी यहाँ पे, कैसे ध्यान से सुनना। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है ना, किसी तरह से इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पहुंचा दो जहाँ पे मैंने रेड डॉट लगाई है। कैसे पहुंचाओगे? रेजोनेंस करके मैम। ऐसे, हाँ सुनो सुनो, ऐसे ऐसे यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ऐसे ऐसे यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो रेजोनेंस तो सब में ही हो रही है, ठीक है, नो डाउट। बट यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को कितने स्टेबलाइज कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे मैम- कितने कर रहे हैं? तो और ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें 1 कर रहा है, इसमें 0 कर रहे हैं, समझे? यहाँ पे 3 कर रहे हैं। इसको लिखो अपनी नोटबुक में कि ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपने किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया? ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे आप A लगाओगे, फिर B लगाओगे, फिर C लगाओगे, D लगाओगे। तभी मैंने बोला था ना वो स्टार्टिंग में जो तुम ये बता रहे थे, तभी मैंने कहा था मैं इसको रेजोनेंस वाले तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे ये वाला सिनेरियो होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, किसी भी देखो, क्योंकि आप सबको ना एक चीज सोचनी है, यहाँ पे सब में बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, सब में। तो आप जो डिफरेंशिएट करोगे इन ग्रुप्स के बेसिस पे ही करोगे ना, है ना। तो आपको पहले सोचना है इंडक्टिव इफेक्ट से पहले, क्या यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लग सकता है? हाँ लग सकता है। और हाइपर कंजुगेशन कैसे लग सकता है? आप ये देखोगे कि कितने अल्फा एच जो है वो स्टेबलाइज करेंगे कार्बोकेटायन को। तो आपको इतना तो सोचना पड़ेगा। अब क्योंकि आपको नहीं पता था, ऐसे कभी पहले क्वेश्चन नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, अब आपने कर लिया, इस पे स्टार मार्क कर लो कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से सोचना। मैंने इसको किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया? ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर, हाँ हाइपर कंजुगेशन। और ये नीट में आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि ये जेई का है ना, नीट का है लेवल। तो ध्यान रखना इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है, अभी धीरे धीरे सीखोगे। चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने अलग दे दिया, अब थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। अब मैंने क्या किया, है तो सारे बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, अब देखो मैंने मेटा पोजीशन पे लगा दिए, है ना। मैम अब रेजोनेंस मेटा पे वो नहीं होती। इंडक्टिव ऑर्थो पैरा पे होता है। हाँ अब तुम्हारा आंसर आएगा जो तुम पहले बोल रहे थे,
क्योंकि अब मैंने आप लोगों को बताया था कि मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि टर्शरी वाला है ना, और 3 CH3 आप ऐसे बोल सकते हो, फिर C वाला, फिर B वाला और फिर A वाला। ये हमने किस, लिख लो इधर, ये हमने किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। और ये भी जरूर लिख लेना कि मेटा पोजीशन, यहाँ पे फिर लिखना आप लोग स्टार मार्क करके कि मेटा पोजीशन पे ना आप हाइपर कंजुगेशन लगाओगे, ना ही आप रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट लगाओगे, यहाँ पे आप इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करेंगे। क्लियर है सभी को ये वाला क्वेश्चन? अभी आ जाओ 15वें क्वेश्चन पे, आ जाओ। अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि क्या लगाएं। बैक बॉन्डिंग तो लग नहीं रही, रेजोनेंस भी सब में सेम सेम दिख रहा है। एरोमेटिक, पहले एरोमेटिक सोचो फिर रेजोनेंस सोचो। हाइपर कंजुगेशन लग रहा है क्या, या फिर इंडक्टिव के बेसिस पे बताओगे? मैम 15 का पहला वाला तो मोर स्टेबल होगा। क्या बोलो बेटा, 15वें का पहला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल होएगा मोस्ट। ए वाला। वाई गुंजन, कोई तो दिमाग में बात आई होगी ना? पिछली बार कराया था मैम आपने सेम। नहीं करवाया ऐसा तो, हाँ कंसेप्ट जरूर बताया बट कराया नहीं था। हाँ तस्लीम तुम बोलो। मैम बैक बॉन्डिंग की वजह से। मैम बैक बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है बेटा, यहाँ बी पे होगा बैक मोस्ट स्टेबल मैम। डी होगा। ले रही हूँ तुम्हारा पॉइंट, कंसीडर कर रही हूँ मैं। तुम पहले ये बोलो ए वाला क्यों स्टेबल होगा, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो। गलत कर दो, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा बट एक्सप्लेन करो थोड़ा। मैम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक तरह से पास में, इस वजह से। पहले तो तुम ये बताओ नाइट्रो ग्रुप क्या क्या इफेक्ट होता है? -M और -I। -I। ठीक है, अच्छा पहले तो तुम ये बताओ क्या तुम यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट लगा पाओगे क्या? नो मैम। ध्यान से एक बात बोल रही हूँ, आज हमेशा गांठ बांध लेना उस चीज को कि जब भी बेंजीन रिंग के डायरेक्ट कार्बन, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर ही कार्बोकेटायन या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ऐसे वाले केस में आप रेजोनेंस वाला नहीं लिखोगे, वहां पे आप सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर कर सकते हो। और जो ये प्रियांशु ने बोला मैम डी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसने ये सही बोला था। क्यों? क्योंकि इफेक्ट लगी मैम, इनका -I है, उस पे है ही नहीं। ये भी -I है, ये भी -I है। और आपको पता है -I वाले कार्बोकेटाइन को डी स्टेबलाइज करते हैं, इस वजह से डी वाला पहले पहुंच गया। ठीक है, और अब क्या है, हम जितना हम कोशिश करें कि -I प्लस से दूर रहे, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि -I इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो सबसे ज्यादा डी वाला स्टेबल, फिर सी वाला, फिर बी वाला एंड देन ए। समझे क्या बोल रही मैम मैं? इसमें -M नहीं करेंगे कंसीडर? ना 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 ना, माइनस है। कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर, ध्यान से सुनना, बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते ही आप यहाँ पे कंसीडर नहीं करोगे रेजोनेंस, क्योंकि ये भैया अनस्टेबल है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। देखो इधर बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज आए या पॉजिटिव चार्ज आए, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। अनस्टेबल सिस्टम होता है बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना, ध्यान रखना। मैम अगर अलग से कार्बन के होता तब हम करते हाँ नहीं तो consider? डेफिनेटली करते, तो डेफिनेटली करते। ओके मैम। अगर मान लो वहां पे बेंजाइलिक कार्बोकेटायन होता, फिर हम रेजोनेंस वाला उसमें लाते, पिक्चर में मेसोमेरिक इफेक्ट लाते। बट बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लिख लो बेशक कहीं पे, ये वाला सिस्टम नहीं करेगा। अगर आप सोच रहे हो कार्बन आयन रेजोनेंस में करेगा, तो गलत सोच रहे हो, ये नहीं करेगा। ये प्लेन ही चेंज है भैया इसका, और ना ही ये वाला करेगा। अनस्टेबल सिस्टम होते हैं ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये कुछ हद तक स्टेबल होता है क्योंकि sp2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। बाद में बात करूंगी इसकी, ठीक है। अभी सिर्फ जो क्वेश्चन करा रही हूँ उस पर फोकस करो, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। मैं नहीं चाहती मिक्सअप होते हैं चीजें, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो सेम पैटर्न पे है मैम DCBO DCBA। मैम ये डी वाला मैम इस पे मैम मतलब कार्बन है, उसके बाद उस पे कार्बोकेटायन है बेंजीन पे। अच्छा नहीं नहीं मैंने गलत बना दिया, ये वाला है, ऐसे है। तो अब यहाँ पे क्या लगाओगे? ABCD
ABCD है। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am, यहाँ पे ABCD. ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट है बच्चों, है ना, और प्लस आई जितना पॉजिटिव चार्ज के साथ हो उतना हमारे लिए अच्छा, समझे। NO2 का ये तो रट लो भाई, NO2 तो आपको कभी छोड़ेगा ही नहीं, उसका माइनस आई इफेक्ट और माइनस एम होता है, बट आपको ये डिसाइड करना है लगा कहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, 17 क्वेश्चन करो। मैम BA. BA होगा मैम। ए ज्यादा स्टेबल होगा। बी आप ज्यादा स्टेबल बोलो, क्यों? बैक बॉन्डिंग बैक ऐसी बॉन्डिंग से में Back bonding की वजह से. ए वाले में नहीं है बैक बॉन्डिंग। नहीं नहीं छाया, आप लीव कर दो, क्वेश्चंस ही हैं बच्चे, थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज हैं वो आप कवर, इवन आप नोट से ही कवर कर लो, ठीक है ना, लीव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अटेंडेंस मैम लग एक वाले पे मैम एडजेसेंट एटम हेटेरो एटम नहीं है तो उसमें कैसे होगी? बट अगर यहाँ पे मैं जाऊं तो यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा वो बैक बॉन्डिंग करेगा भाई। मैम बी वाले में भी तो करेगा। बी वाले में भी करेगा, लेकिन बी वाले में डिवाइड हो रहे हैं उसके लोग, यहाँ पे भी जा रहा है 50%, यहाँ पे भी 50% कर रहा है डीलोकलाइजेशन, यहाँ पे 100% जमा जम जा रहा है, तो बताओ कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा? ए वाला A वाला बहुत स्टेबल है। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ऐसे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। भूलोगे तो मुझे लगता नहीं कि इसमें रट्टा मारने की जरूरत है, क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट है। आप एक बार रिवाइज करने की नीड है, नहीं तो भूल जाएंगे, क्योंकि आप लोग सीख रहे हो ना अभी, है ना। अगर आप लोग सीख चुके होते, टेस्ट दे रहे होते तो बात अलग होती, बट अभी आप सीख रहे हो तो इन चीजों को आपको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे, सच बता रही हूँ, भूल जाओगे, दिमाग में ही नहीं आएगा कि ऐसा कुछ मैम ने करवाया भी था। ठीक है, 18th क्वेश्चन पे आओ। जब तक ऑर्गेनिक चल रही है रिवाइज करते रहो इनको, है ना, 2.5 महीने ऑर्गेनिक चल रही है अभी तुम लोगों की। मैम जो 17th वाला क्वेश्चन है उसको हम अल्फा एच के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं बच्चे, अल्फा एच के हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे तुम इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि उससे पहले हमारा बैक बॉन्डिंग वाला फैक्टर लगता है, हम अल्फा एच बन भी तो नहीं रहा। ऑर्डर के हिसाब से करना होता है। और अल्फा एच तो यहाँ पे है भी नहीं बेटा, अल्फा एच नहीं है ना यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि कार्बोकेटाइन के साथ वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, पहली बात, ठीक है, उस पे एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना चाहिए, हाँ है नहीं, है ना। चलो उसके बाद है 11th वाला, बताओ मेरे को। मैम ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो तुम बता दोगे बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे। ये वाला आओ, 19th वाला, ये भी अच्छा बी क्वेश्चन है। वाला बी वाला ज्यादा स्टेबल बोल रहे हो तुम? होगा। मैम इसमें जो नाइट्रोजन गैस लोन पेयर है, यहाँ पे तो दोनों तरफ रेजोनेंस मिल रही है, ओ सॉरी बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, बट Yes. कहाँ पे अच्छी हो रही है वो कौन डिसाइड करेगा? प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करेगी भाई। आपको पता है, इधर देखो एक बार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जल्दी अपने लोन पेयर देगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा अपने पास रखना चाहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अपना ए वाला जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पहले दे देगा और पहले बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा एज कंपेयर टू बी वाला। ठीक है, समझ गए कैसे एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को? चलिए उसके बाद 20th क्वेश्चन पे आओ। मैम CBA. सी मैंने कहा था ट्रीटियम का प्लस इफेक्ट ज्यादा होता है ना, यस ड्यूटेरियम का, तो ये इस बेसिस पे एक्सप्लेन होगा। ओके, ये वाला करो 21, ध्यान से देखना, ये अलग है थोड़ा क्वेश्चन, जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होगा ये। मैम पीछे वाला क्वेश्चन दिखाना। हाँ ये मैम ABC। मैम ए बी सी। ओके, आप बोल रहे हो ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा। नितिका वाई? मैम बॉन्ड लेंथ। हम हाइपर कंजुगेशन। बॉन्ड लेंथ कैसे बेटा? हम हाइपर कंजुगेशन से होगा मैम। एक मिनट देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन में तो सारे नो है बेटा। मैम अल्फा पहले वाले में तो है मैम, अल्फा एस तो है। हाँ तो इसमें अल्फा ड्यूटेरियम है, फिर क्या हो गया, है तो हाइड्रोजन की आइसोटोप।
यहाँ पे आप मैम बताओ फिर अगर एनर्जी की, हाइड्रोजन ही मानना है तो मैं मतलब गलत क्यों लिख रखा है, एच ही लिख दो मैम। नहीं एच लिखूंगी फिर क्वेश्चन क्या बनेगा? इधर देखो, यहाँ पे आप देखोगे, सुनो पहले, आपको पता है सी एच बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू सी टी, और फिर होता है सी टी का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, मतलब बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है ये बेसिकली। बॉन्ड एनर्जी यानी स्टेबिलिटी सी टी की ज्यादा होगी। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा? यहाँ कहीं हाइड्रोजन लगा होगा, उसको निकाल के पॉजिटिव चार्ज आया होगा। बी वाले में कोई ड्यूटेरियम लगा होगा, उसको निकाल के पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ध्यान से सुन लो, यहाँ पे ट्रीटियम लिखा होगा, ट्रीटियम को निकाल के पॉजिटिव चार्ज आया होगा, हाँ या ना? यस मैम। तो सबसे ज्यादा निकालना किसको आसान था, सी एच वाला, सी टी वाला या सी टी वाला? एच वाला, क्योंकि उसकी हाइड्रोजन मैम सी एच वाला। सी एच वाला बॉन्ड वीक है एज कम्पेयर टू सी टी, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सी टी। तो यानी कि ये वाला जल्दी से कार्बोकेटाइन बनना चाहेगा, यस मैम। और फिर CD3 वाला, और फिर CT3 वाला। बताओ, एग्री करते हो इस बात पे? यस मैम। सारे Yes, बताओ, ma'am. ऐसा नहीं हवा में चल रही बातें। तो यानी कि आपका ए वाला जो होगा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आपका बी वाला होगा, फिर आपका सी वाला होगा। अगर डायरेक्ट आपका ट्रीटियम ड्यूटेरियम अटैच होता, फिर आप डायरेक्ट प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे जो है एक्सप्लेन कर देते। हाँ, क्या बोलो? लगता है नितिका ने जीओसी पढ़ रखी है 11th में। तुम बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे बोल रही थी या बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे नितिका? अब आ जाओ, यहाँ पे इतने क्वेश्चन बहुत हैं क्या? हाँ बोलो। मैम जो आपने अभी क्वेश्चन दिखाया बॉन्ड एनर्जी वाला ऑर्डर, मैम इसे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आपने दिखाया और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी, मैम इसका उल्टा कर देंगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। मैंने जान करके नहीं लिखवाई ये वाली बात, वो इसलिए नहीं लिखवाई। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती है ना जी। ये तुम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो, बॉन्ड एनर्जी की बात नहीं करते हो तुम। मैम स्टेबिलिटी कम होती मतलब तभी तो एनर्जी कम होती। सुनो सुनो, बॉन्ड एनर्जी, एक मिनट रुको रुको, इधर सुनो। जो मैं बोल रही हूँ, दो अलग अलग बातें बोल रही हूँ। जो आप जनरली बोलते हो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, वो आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो। बट अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली, पर बॉन्ड एनर्जी होती क्या है? बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, राइट? एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को ही तुम बॉन्ड एनर्जी बोलते हो। अपने तुम इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए थे, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है? तो मतलब जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, उल्टा ऑर्डर लगाया। ध्यान से देखो, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली होंगी या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी? बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्ट, एक मिनट सुन लो, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बट इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है कि बॉन्ड एनर्जी जो है सीटी वाले की ज्यादा होगी। तो तुम कहोगे मैम फिर आप उल्टा ऑर्डर क्यों बता रहे हो हमें? आएगा ना दिमाग में? यस मैम। मैंने यहाँ पे तो ये बोला, लेकिन यहाँ पे मैं इससे उल्टा ऑर्डर लगा रही हूँ। वो मैंने कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर लगाया है। आप ये जरूर लिख सकते हो, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। बट ये मत भूल जाना, जो आप बोलते हैं एनर्जीज इनवर्स, मैंने शायद पहले भी बोला आपको 2 बार कि इसमें बच्चे गलती करते हैं। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, ठीक है? जो आप इनवर्सली प्रोपोर्शन बात करते हो वो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ये बात भूलना मत, इसलिए मैंने ये यहाँ पे नहीं दिखवाया, सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखो कि ये बॉन्ड एनर्जी है। और किस बेसिस पे लगाया? क्योंकि ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए कार्बोकेटाइन बहुत धीरे से बनाएगा, जबकि ये जो है जल्दी बना लेगा। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रही हूँ, किस रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ, ठीक है नितिका? यस मैम। ठीक है, किस रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ? जनरली बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे तुम ये वाला डायग्राम नहीं पढ़ के आए क्या? ये वाला हम पढ़ा है। तो ये क्या दिखाता है? यस मैम। क्या दिखाता है? ये बॉन्ड एनर्जी है जहाँ पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है मॉलिक्यूल की, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर होते हैं, है ना? तो Yes. वहां से आती है बात केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट से।
चलो आई होप कि 21 क्वेश्चंस आप लोगों को आ गए हो। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लो बच्चे। अब देखो मुझे ये बताओ, हमने कितने तरह के कार्बोकेटाइन देखे हैं। एक तो हमने सिंपल देखा है जिसमें लोकलाइज्ड बेसिकली कोई रेजोनेंस नहीं होती। एक हमने इस टाइप का देखा है बच्चों, है ना, ये आपका लोकलाइज्ड है और यहाँ पे रेजोनेंस होती है तो हम ये बोलते हैं डीलोकलाइज्ड है, राइट। अब हम इसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहला तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बता पाओगे, दोनों में कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। मैम पहले वाले में sp3, दोनों वालों में sp2 होगा। यस मैम। कैसे बोल रहे हो sp3 बेटा, कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, कभी जिंदगी में मत भूलना। और अगर तुम्हें ये बात पता है ना तो जो आने वाली रिएक्शंस है SN1 SN2 तो बहुत अच्छे से कर लोगे, है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, दोनों में ही sp2 है, कार्बन आयन में चेंज होगा। सेकंड चीज क्या है, प्लेनर होगा, ट्रायगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी दोनों की। और क्या है, दोनों के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, बोलो। Yes, ma'am. एंड व्हाट अबाउट फोर्थ, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे। डायमैग्नेटिक है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूं तो 0 होगा। तुम्हें पता है मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, N×N+2 पढ़ के आए हो ना। अब N क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन के पास। तो अगर नहीं है तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा नेचर में और मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा। सिंपल है, ये नीट में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। आपसे पूछेंगे कि बताओ इनमें से 3-4 आपको स्टेटमेंट दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ इसमें से कौन सी सही है। तो आपको अगर पता है तो आप डेफिनेटली कर लोगे। जनरली वो कार्बोकेटाइन पे नहीं देते, कार्बन आयन पे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की। आज लेक्चर थोड़ा लंबा चला गया है ना, क्वेश्चन करने में हुआ ही नहीं अपना, तो भाई बहुत सारा रहता है, अभी आज होगा भी नहीं। हम कल करते हैं। कोई नहीं, 4-1 मिनट कर लेते हैं फिर कल करते हैं। कल है ना, परसों है अपनी क्लास, ठीक है। तो ये नोट्स में ना, तो ये नोट्स में तुम्हें सारे लिखे हुए ही मिलेंगे, ठीक है। पहले आप देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। इसमें भी सबसे पहले आता है बच्चों बैक बॉन्डिंग वाला इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इवन मैं कहूंगी कार्बोकेटाइन से ये वाला इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, एक तो ये है बच्चों और एक है ये, ठीक है। जनरली कार्बन आयन में हमें क्या देखना पड़ता है, जैसे हम कार्बोकेटाइन में देखते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज को कोई तो आएगा स्टेबलाइज करने, चाहे वो एरोमेटिक वाले फैक्टर से हो, चाहे वो रेजोनेंस से हो, चाहे वो हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव से हो। बट अब पिक्चर में क्या आ रहा है, बैक। अब बैक बॉन्डिंग कैसे होगी, आप लोगों को पता है बच्चे, सल्फर के पास क्या होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है जो कि खाली होती है, मतलब वैकेंट मतलब खाली हो गया। तो ये क्या कर सकता है, नेगेटिव चार्ज को उस वैकेंट डी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज कर सकते हैं। बहुत बेटा सच बता रही हूँ, इतना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है ना, बहुत ही जबरदस्त। जबकि ऑक्सीजन के पास क्या है, 2p है जो कि खाली नहीं है, तो यहाँ पे कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होगी। नो बैक बॉन्डिंग, यू कैन ऑल्सो से नो बैक बॉन्डिंग। और अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। क्या मैं आपको लिखवा दूं कौन कौन बैक बॉन्डिंग शो करता है। अगर मैं मान लो कार्बन वाली फैमिली से चलती हूँ, अपना कार्बन सिलिकॉन के पास होता है, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होती है, और आपकी फास्फोरस के पास होती है, सल्फर के पास होती है, क्लोरीन, इन सबके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होती है, और जो इसके नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे सबके पास होती है। बट पेपर में जनरली ये वाले पूछते हैं, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होती है। याद करो, ये तो बेचारा वैसे ही भिखारी है, लुईस एसिड होता है ना, AlCl3। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको मेनली जो देखने को मिलते हैं वो सिलिकॉन मिलता है, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है कि कहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आ जाएगी कि इसमें भी बैक बॉन्डिंग वाला पहले लगेगा, फिर उसके बाद एरोमेटिक वाला, फिर रेजोनेंस वाला, फिर हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। बोलो। यस मैम। उसके बाद अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, ये आपको पता ही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ है, आप भी लिख लेंगे इसको, -m, -h, -i,
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच एंड प्लस आई। लिखना अलग बात है, अप्लाई करना अलग बात है, तो पहले लिख लो तभी अप्लाई कर पाओगे। फोर्थ आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता ही है, एक ये बना देती हूँ और एक ये बना देती हूँ और एक मैं बना देती हूँ ये वाला। तो आपको पता ही है कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा। जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, यानी कि sp वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फिर sp2, फिर sp3। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर। आप इतनी ऑर्गेनिक सीख लोगे ना, आप अगर एडवांस से क्वेश्चन भी लगाना पसंद करोगे ना, वो भी लगा सकते हो। बट पहले अपना लेवल जेई मेंस तक का कर लो, क्योंकि ऑर्गेनिक का लेवल अब जो एनटीए वाला है, मतलब एनटीए वाला कहती हूँ, जो एनटीए है वो लेवल थोड़ा बढ़ा रहा है ऑर्गेनिक का, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, हाँ एनएमसी करेगा तो भैया वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या ही चलेगी ऑर्गेनिक। इस बार तो मैम बोल रखा है क्योंकि पता है ये वाला ना बच्चों के अंदर ना थोड़ा ये बैठाई हुई है लोगों ने बच्चों के दिमाग में कि बच्चों इनऑर्गेनिक सबसे ज्यादा स्कोरिंग है तो वो कर लो और फिजिकल कर लो, ऑर्गेनिक को सिर्फ जीओसी कर लो। ये अब बोला जाता है बच्चों को, बोला जाता है, हमें भी बोला गया था, इवन मैं भी पहले बच्चों को ये बोलती थी। लेकिन जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है ना, अगर तुम अपना 2023 का पेपर उठा के देखोगे, इनऑर्गेनिक वाज ट्रिकी। इनऑर्गेनिक कोई ऐसी वैसी नहीं पूछ रखी थी, एनसीईआरटी के लाइनों के बीच में से जो एक्सपेक्टेड भी नहीं था। इवन 2 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में ऐसे थे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से आगे भाई, हाइड्रोजन चैप्टर से 2 क्वेश्चन जो आ ही नहीं रहे। 2 साल से हाइड्रोजन चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे और इस बार इन्होंने 2 टपका दिए, और वो क्वेश्चन सिंपल नहीं थे। वो एनसीईआरटी किसी ने बहुत डिटेल में पढ़ी होगी ना उसकी, वहां से क्वेश्चन उठा के पूछा गया था। तो अगर कोई बच्चा इनऑर्गेनिक और फिजिकल तो बहुत इजी थी, बहुत ही जम्मा निहायती इजी थी। अगर कोई बच्चा इनऑर्गेनिक और फिजिकल करके गया था, ऑर्गेनिक नहीं करके गया था और सिर्फ जीओसी करके गया था, वो पक्का उसका केमिस्ट्री का पेपर गालियां दे रहा होगा। वो क्या पेपर था, क्योंकि जीओसी तो थी नहीं इस बार पेपर में, सारी 12th की ऑर्गेनिक घुसाई हुई थी। सॉरी, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये नीट वालों का कुछ अता पता नहीं है कि क्या उठा के दे रहे हैं। हाँ, पैटर्न सेम रहते। पैटर्न बोले तो कि जो क्वेश्चन पहले आते थे, जिस पैटर्न के आते थे या जो कंसेप्ट उनमें होता था, वो रिपीट होते हैं, ये बात सच है। बट कैसा दे रहे हैं पेपर, वो थोड़ा सा वो चेंज कर रहे हैं उस चीज में, समझ रहे हो? तो आपा को क्या करना है बच्चों, तीनों करके जानी है, इनऑर्गेनिक भी, फिजिकल भी, ऑर्गेनिक भी, जो भी आएंगे फोड़ के आएंगे, बस छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा लेवल को अपना जेई मेंस तक का लेवल बना के चलना है। और जब भी अपना प्रैक्टिस सेशन होगा, अगर आप कहोगे तो मैं रख लूंगी इसका, तो उसमें हम सिर्फ जेई मेंस के क्वेश्चन लगाएंगे, समझ रहे हो? चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो जल्दी, बहुत टाइम हो गया, 2 मिनट रह गए, जल्दी करो। कितने हैं? 12 क्वेश्चन है, कर दो, कार्बन आयन खत्म हो जाएगा। मैम ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज होगा, जबकि बी वाले में नहीं होगा। तो ये मैंने बैक बॉन्डिंग की हेल्प से बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला। अब तो तुम्हें आता है, अब तुम्हें आता है, अब तुम बहुत ज्यादा कुछ सीख चुके हो 20 क्वेश्चन में। ए बी सी मैम लुबना वाई एबीसी। मैम मैं बोल रही हूँ। हाँ आई नो, तभी मैंने लुबना से पूछा ना, क्योंकि उसने नहीं बोला। हाँ लुबना। साक्षी वाई एबीसी। मैम क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज के पास है, ए में, फिर बी में, फिर सी में, इस वजह से। किस बेसिस पे लगाया? माइनस आई। यस मैम। माइनस आई जो है लगाया यहाँ पे आप लोगों ने हर जगह। तो आपको पता ही है ऑक्सीजन लगाता है माइनस आई, और जितना पास उतना हमारे लिए अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, एबीसी। निगम बता बेटा ये जल्दी। थर्ड बताना ना मैम। हाँ हाँ हाँ, CBA मैम। सीबीए किसका देख के बोल दिया? ए बी प्लस को आई मैम लगाना मेरे को पता है। है, क्यों मैम? प्लस आई।
प्लस साइड जितना माइनस से दूर होगा हमारे लिए उतना। मैम एक्सप्लेनेशन बता दो। अच्छा, ए बी सी ये बताइए। क्या है? मैम इसका बी नहीं, ए बी सी होगा मैम इसका। साक्षी सिंह ACB। बट मैम इसमें तो ABC होगा ना। श्रेषी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे बेटा? 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूं क्लास, कोई दिक्कत है क्या तुम लोगों को? नो मैम। ले लो मैम। श्रेषी, क्योंकि अगर तुम लोग जल्दी नहीं बताओगे फिर मैं जल्दी जल्दी निपटा के चल जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती, इसलिए बताओ जल्दी किस बेसिस पे लगाया। हाँ श्रेषी। मैम मुझे इस वाले में कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे मतलब एरोमेटिक वाला थोड़ा सा वो लग रहा है। हाँ सही जा रही हो तुम, जहाँ जा रही हो सही जा रही हो। बैक बॉन्डिंग नहीं है, एरोमेटिक है ना, 3 है, ओड नंबर ऑफ 5 बॉन्ड कंसिडर करोगे इसको तो ये एरोमेटिक है, तो ए वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल, राइट। बी वाले और सी वाले में कैसे करोगे? नॉन हटा दो, रेजोनेंस वाला फैक्टर लगाएंगे अब हम। इसमें रेजोनेंस हो रही है, सी वाले में नहीं हो रही, तो ए बी सी लिख लेना। ए वालों को आपने एरोमेटिसिटी और इसको हमने रेजोनेंस के बेसिस पे लगाया। बट अबाउट 5th क्वेश्चन मैम बी वाला मैम एक ही जगह क्या हो रहा है तुम लोगों को? ए वाले में बैक मैम इसमें भाई, ए वाले में बैक बॉन्डिंग हो रही है, इंडक्टिव इफेक्ट क्यों लगा रहे हो? बैक बॉन्डिंग जिंदाबाद भाई। कैसे आप इंडक्टिव तो बहुत पीछे है, पिछला वो क्या बोलते हैं, पिछला खिलाड़ी है वो तो। चलो इसको बताओ 6th वाला ABC। एरो बैक बॉन्डिंग तो नहीं है, बट अबाउट एरोमेटिक। एरोमेटिक का अगर हम लगाओगे तो तीनों के तीनों नॉन एरोमेटिक हैं, भूल जाओ। आएंगे यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन है, और ये बेचारा तो नहीं है, तो यानी कि CBA लिखना जरूर है किस बेसिस पे आपने लगाया, ऐसा नहीं हवा में वो कर रहे हो। ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, ये क्रॉस वाली है, और इसमें तो कंजुगेशन ही कम है, ठीक है। ये वाला तो इसमें बताने की जरूरत है? नो मैम ABC। रेजोनेंस के बेसिस पे, शाबाश, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा रहे हो अपना, बहुत बढ़िया। इसका बताओ मेरे को। मैम बी मैम बी वाला ज्यादा स्टेबल, वाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शाबाश, रेजोनेंस मत लगा देना, रेजोनेंस नहीं है यहाँ पे। माइनस आई इफेक्ट बोल सकते हो आप इसका, है ना, क्योंकि डबल sp2 है ना, हम हाइब्रिडाइजेशन से होता है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। 9th वाला बताओ। टाइम बोल रहा है कि कुछ टाइम बोल रहा है मुझे जल्दी कर, दूसरा बैच वेट कर रहा है। हाँ जी, ए बी अपने ऊपर लगा लो एक चार्टा, ए बी जो बोल रहा है। एरोमेटिक भूल गए क्या? एरोमेटिसिटी नो होगा। ये एंटी एरोमेटिक है भाई, कल ही तो करा है। गड़बड़ करते हो, यही तो ऑर्गेनिक का स्वाद है, यही तो ऑर्गेनिक की खूबसूरती है। आगे आओ, 10th क्वेश्चन पे आओ। ए बी हम BA क्यों? मैम क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो नहीं होना चाहिए ना, तो इसलिए कम स्टेबल हो। नाइट्रोजन का इतना पीछे क्यों पहुंच जाते हो तुम लोग? शुरू से क्यों नहीं चलते हो? बैक बॉन्डिंग, फिर आप एरोमेटिसिटी एंड फिर रेजोनेंस, आप लोग पता नहीं क्या ही सोचते हो। आप तरीके से चलो ना, आंसर सही आएगा। आंसर तो सही बोला है वैसे, बट आपने कंसेप्ट थोड़ा गलत बताया। फॉस्फोरस है ना, अंदर होता है फॉस्फोरस के पास क्या है? वैकेंट डी और वाइटल, अभी तो बताया मैंने। और ये तुम्हारा असाइनमेंट का भी क्वेश्चन था, पता नहीं तुमने वहां कैसे किया, समझ रहे हो? इससे बोलते हो डिस्कस किया करो, क्योंकि तुम पता चले कुछ और लगा। अभी तो तुम्हारा ये सही बैठ गया, लेकिन इसकी जगह मान लो कोई और क्वेश्चन आता तो हमारा वो गलत हो जाता। तो आप पहले बैक बॉन्डिंग सोचो भाई, है ना, कि नेगेटिव चार्ज किस तरीके से स्टेबलाइज हो सकता है। उसके अलावा ये बताओ,
ABC 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 C को फॉलो करेगा। तस्लीम वाई बी सी। मेरे कान तरस गए हैं तुमसे आंसर सुनने के लिए। एक्सप्लेनेशन, आंसर दिए जा रहे हो बट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेजोनेंस कहाँ खा गया बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी लगेगा कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए वो स्टेबलाइज करेगा। पहले तो रेजोनेंस लग रही है क्या यहाँ पे? हाँ मैम मैं लग रही आफ्टर है। रेजोनेंस, आफ्टर रेजोनेंस यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन पे और यहाँ पे कार्बन पे। तो कौन अच्छा लेना चाहेगा? ऑक्सीजन। ये वाला और बता दो। ये भी तुम्हारा असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये वैसे मैं कराना भी चाहती थी, अब तो कर लोगे। यहाँ पे देखो बैक बॉन्डिंग हो रही है अच्छी वाली, दोनों सल्फर पे। यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे नहीं हो रही, सल्फर पे हो रही है, यहाँ पे हो ही नहीं रही है। तो back। अब जिसको लग रहा है कि मैम ये वाला बहुत जल्दी हो गया, वो इसलिए करवाया क्योंकि मैं ऑलरेडी 20 क्वेश्चन बहुत एक्सप्लेन डिटेल में कर चुकी हूँ। आप लोग रिकॉर्डिंग से देख लेना। और क्या बोलते